आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है या फिर आप बहुत ज़्यादा उसको सीखने के लिए टाइम भी नहीं दे सकते हैं, तो आपको क्या करना है। आप एक म्यूचुअल फ़ंड लेते हैं, राइट। अब म्यूचुअल फ़ंड दो तरीके के हो सकते हैं, या तो आप एक्टिव लेंगे या पैसिव। पैसिव मतलब जहाँ पे इंडेक्स को सिर्फ वो फॉलो करेगा, यानी अगर आपने लार्ज कैप ले लिया तो वो लार्ज कैप इंडेक्स को फॉलो करेगा, स्मॉल कैप ले लिया तो उसको फॉलो करेगा, या बहुत तरह के इंडाइसेस हो सकते हैं, उनको जस्ट वो फॉलो कर लेगा, बिना जो मैनेजर है वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा। लेकिन अगर आपको एक्टिव टाइप का लेना है तो एक्टिव में भी फिर आप स्पेसिफिक भी हो सकते हैं कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लेकिन मुझे पर्सनली पसंद है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में क्या है कि आप जो फंड मैनेजर है उसको पूरा पूरा आप आज़ादी दे रहे हो कि आप अपने हिसाब से मार्केट कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करो कि लार्ज कैप में कितना डालना है, मिड कैप में कितना डालना है, एंड सो ऑन, राइट। डेट में भी वो डाल सकता है, मतलब आप उसको फुल फ्रीडम दे रहे हो। तो बेसिकली आप जो उसको फीस दे रहे हो वो पूरी तरीके से वसूल होती है अगर वो अच्छे से अपना काम कर पाता है, ठीक है। तो आज मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे 4 फ्लेक्सी कैप फंड्स मैंने यहाँ पे चूज़ किए हैं। पराग पारिक, कैनरा रोबेको, फ्रैंकलिन इंडिया और HDFC, ठीक है। तो आज मैं आपको क्विकली बस ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कि अगर आपको फ्लेक्सी कैप में जाना है तो कैसे एनालिसिस करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, परफॉर्मेंस देखना है। 6 महीने का परफॉर्मेंस मैंने गूगल फाइनेंस पे जाके देखा, तो यहाँ आप देख सकते हो कि पिछले 1 साल के अंदर ज़्यादातर 10-11% के आसपास थे। पराग पारिक थोड़ा सा पीछे था, बट मोर और लेस एक ही तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं 1 साल में क्या हुआ। तो 1 साल में भी आप देखोगे तो पराग पारिक ने अभी बेटर परफॉर्म किया है बाकी से। इसमें फ्रैंकलिन काफ़ी पीछे रह गया 4%। तो ये सब क्यों डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सब अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं। तो आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि इन्होंने अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से डिवाइड किया है। तो आपको जो उनमें से पसंद आता है आप उसमें फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5 साल का आप देखोगे तो फिर आपको काफ़ी सारा डिफरेंस दिखेगा। पराग पारिक 207%, फ्रैंकलिन इंडिया 221, HDFC 261% और कैनरा रोबेको सिर्फ 162। वैसे तो 162 भी जो अगर आप निफ्टी से कंपेयर करोगे तो मच बेटर है। तो फ्लेक्सी कैप में ये आपको मिलता है कि मोर और लेस कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि मैनेजर अपना दिमाग लगाते हैं और एक्टिवली प्लान बनाते हैं तो वो मार्केट को यानी एटलीस्ट निफ्टी को बीट कर पाते हैं। पास्ट में एटलीस्ट ऐसा हुआ है, लेकिन यहाँ भी इतना सारा डिफरेंस। तो अभी एक कॉमन इन्वेस्टर कैसे पिक करेगा कि इन 4 में से या इनके अलावा भी और 10-20 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होंगे, तो वो कैसे सेलेक्ट करें, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे करता हूँ। अब मैंने सबसे पहले देखा कि इनका होल्डिंग का मैंने एनालिसिस किया कि ये इक्विटी, डेट, कैश या रियल एस्टेट में कितना कितना % अपना रखते हैं। फिर मुझे जो मेरा जो रिस्क प्रोफाइल है या मुझे जो पसंद है वो जो कर रहा होगा इन 4 म्यूचुअल फंड में से या इसके बियॉन्ड भी, तो मैं वहाँ से सेलेक्ट करूँगा। तो पराग में मैं देख रहा हूँ कि इक्विटी में वो अराउंड 77.7% है, डेट में 20%, कैश 2.4 और रियल एस्टेट में 0.4। यानी कि ये सिर्फ इक्विटी में नहीं है। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा इस इक्विटी में से भी वो मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में कितना कर रहा है, बट फॉर नाउ इक्विटी में 77। कैनरा में अगर आप ये देखेंगे तो वो 96% ऑलमोस्ट इक्विटी में है और बाकी कैश है, यानी वो डेट में बिल्कुल नहीं डाल रहा है और रियल एस्टेट में भी नहीं है। HDFC में आप देखोगे तो 87% इक्विटी, ऑलमोस्ट 10% कैश, रियल एस्टेट में 2.6%। अब देखिए इसमें रियल एस्टेट का प्रोपोर्शन ज़्यादा है और डेट में सिर्फ 0.7। ऐसे आप फ्रैंकलिन में देखोगे तो अगेन ये कैनरा की तरह है, ऑलमोस्ट 94.3 इक्विटी है, बाकी कैश है और थोड़ा सा डेट में। तो यानी आपको यहाँ देख के पता चल रहा है कि कैनरा और फ्रैंकलिन ऑलमोस्ट एक जैसा इनका ये होल्डिंग पैटर्न है, लेकिन पराग और HDFC बिल्कुल अपने अलग तरीके से चल रहे हैं। तो अब इसमें आप अगर एक डिफेंसिव हैं या आपकी मर्ज़ी, मतलब अब आप चूज़ कर सकते हैं जब आप ये एक बार एनालिसिस करेंगे। तो आगे देखिए, अब मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको सेक्टर वाइज इन्होंने कैसे एलोकेट किया है। जो इक्विटी का जो सेक्शन है, तो जो इन्होंने 77% इक्विटी में डाला था उसमें से कितना इन्होंने किस किस सेक्टर में डाला है। तो ये वो मेरा पहला स्टेप हो गया चेक करने का। अब सेकंड स्टेप में मैं देख रहा हूँ कि इक्विटी में इन्होंने कहाँ कहाँ डाला है। तो फाइनेंस, टेक्नोलॉजी ये इनके सबसे बड़े हैं, फिर कंज्यूमर, डिस्क्रिशनरी, मटीरियल्स एंड सो ऑन। तो मतलब अभी मैं देख रहा हूँ इनके मोटे मोटे सबसे ज़्यादा किसमें, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी में। कैनरा में देखते हैं तो कैनरा में भी फाइनेंस सबसे ऊपर है, लेकिन टेक्नोलॉजी इसमें 3rd नंबर पे आ गया, ठीक है। अब ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी को इसने ऊपर रखा है। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि अब आपको क्या पसंद है।
इन दोनों में से अगर मैं देख रहा हूँ तो अगर मुझे टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा भरोसा है तो मैं पराग की तरफ जा सकता हूँ, और कंज्यूमर गुड्स पे ज़्यादा है तो मैं कैनारा की तरफ जा सकता हूँ। और उसके अलावा भी नीचे भी आप देखो, जैसे हेल्थ केयर इसमें 5.6% है और इसमें 7.6%। तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट डू यू लाइक और व्हाट इज़ योर स्टडी सेइंग, ठीक है। HDFC में देखेंगे तो फाइनेंशियल 45.7%, कंज्यूमर गुड्स 19.1% और टेक्नोलॉजी तो इसमें 10% रही है, ठीक है। और फ्रैंकलिन में देखने जाएंगे तो 30%, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी 17। तो अब देखो आपको एक अलग अलग तरह का मिक्स मिल गया, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपको क्या पसंद है, वो आप इन चार में से और इनके अलावा भी जो आपको फ्लेक्सी कैप पसंद है तो आप इन पैरामीटर्स पे चेक कर लेना कि आपको उनमें से किस में ज़्यादा कंफर्टेबल और आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कौन सा ठीक रहता है, ठीक है। आगे जाते हैं। अब ये एडवांस रेशियो भी आप जो और ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहते हैं वो ये देख सकते हैं। तो इसमें मैं आपको ये अल्फ़ा बीटा को एक बार छोड़ देते हैं, सिर्फ हम बात करते हैं इनकी जो टॉप 5 कंपनीज़ हैं उनमें 32% इनका एलोकेशन है और टॉप 20 में 73%, यानी कि इनका ज़्यादातर पैसा टॉप 20 कंपनीज़ में लगा हुआ है। और ओवरऑल जितना भी इनका पोर्टफोलियो है उसका PE रेशियो 18.79 और प्राइस टू बुक रेशियो 3.6। तो अब आप अपना खुद का एनालिसिस देख सकते हो, ठीक है, कि मुझे क्या मैं 18.79 PE रेशियो पे कंफर्टेबल हूँ जब मैं एक फ्लेक्सी कैप में लगा रहा हूँ, या मुझे इससे कम या ज़्यादा ले रहा हूँ, यानी कि ज़्यादा ग्रोथ वाली कंपनियाँ हैं लेकिन फिर वो रिस्की भी हो जाती हैं। ऐसे ही अभी कैनरा में देखेंगे तो टॉप 5 में 25, टॉप 20 में 54 ही। इसका क्या मतलब हुआ कि टॉप 20 के बियॉन्ड भी जो कंपनियाँ हैं उसमें भी इनका अच्छा खासा एलोकेशन होगा, तभी ये टॉप 20 में सिर्फ 54%। तो अब अगर आप कॉन्सनट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पराग अच्छा लग सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एसेट एलोकेशन बहुत डाइवर्सिफाइड रहें तो आपको यहाँ कैनरा अच्छा लग सकता है। पी रेशियो में भी देखिए कितना डिफरेंस है, पराग का 19 था, इसका 31 है। अभी देखते हैं HDFC क्या कह रहा है। HDFC ने तो और भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर दिया अपने टॉप होल्डिंग्स को, टॉप 5 में 35%, टॉप 20 में 70%, और पी रेशियो लेकिन इनका कम है। तो आप देखो, आप इतने सारे पैरामीटर अब आपको मिल रहे हैं तो आप अपना खुद एक चेकलिस्ट बना सकते हैं कि इन चीज़ों में से आपके लिए ज़्यादा मायने क्या चीज़ रखती है, ठीक है। फिर आप डिसाइड करें। फिर फ्रैंकलिन देखिए, फ्रैंकलिन भी 30 और 65%, पी रेशियो भी इसका ठीक है 25.9। और जो इन डेप्थ और ज़्यादा देखना चाहते हैं वो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि इनका अल्फ़ा रेशियो, अल्फ़ा बीटा, शार्पी रेशियो ये किस तरह के हैं, तो आप किस में कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं असली रिटर्न्स के ऊपर, जो हमने ऊपर भी देखा था, लेकिन अब हम कैटेगरी के एवरेज से भी इसको एक बार कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो कैटेगरी का एवरेज एक साल में 3.2% था, इसने दिया 10%। 3 साल में 18.5% एवरेज था, इसने दिया 23.3। और 5 ईयर में भी, मतलब इसने ओवरऑल सभी टाइम फ्रेम में इसने कैटेगरी का जो एवरेज है पराग ने इसको बीट किया है। अभी कैनरा ने क्या किया है, उसने भी 1 साल में भी किया है, 3 साल में वो उसके बराबर रहा है और 5 साल में थोड़ा बेटर किया है। मतलब आप पास्ट परफॉर्मेंस को अगर क्राइटेरिया मानते हैं तो यहाँ पे पराग इज़ डूइंग बेटर देन कैनरा। अब लेकिन HDFC देखते हैं। अभी HDFC ने भी देखो आप तीनों 1 साल, 3 साल, 5 साल, तीनों बार में इसने एवरेज जो कैटेगरी का एवरेज है उसको आराम से बीट किया है। तो और पराग से इसको कंपेयर करते हैं तो पराग से ज़्यादा हैंडसमली बीट किया है। सिर्फ 1 साल में ही पराग का बेटर है, लेकिन बाकी 3 और 5 में HDFC बेटर कर रहा है। फिर फ्रैंकलिन को देखते हैं। अभी फ्रैंकलिन ने भी तीनों बार में 1 साल, 3 साल और 5 साल के ड्यूरेशन में तीनों बार कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। यानी सिर्फ इसमें एक कैनरा ऐसा है जो एक बार 3 साल और 5 साल में कैटेगरी एवरेज के बराबर है, ऊपर तो है लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा आगे नहीं है, लेकिन बाकी तीनों ने काफ़ी ऊपर निकाला है। तो अब आपने जो वो चेकलिस्ट आपने बनाना चालू किया उसमें आप देख सकते हैं कि रिस्क रिवार्ड में जो आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से जो इन चारों में से फिट हो रहा था, अब उनमें से पास्ट परफॉर्मेंस किसका ज़्यादा अच्छा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि पास्ट में किया था तो फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा, तो इट डिपेंड्स। अब आपको उसका पोर्टफोलियो देखना पड़ेगा, जो पोर्टफोलियो आपको पसंद आए। जैसे अब पराग के टॉप 10 मैंने आपको जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ दिखाया कि HDFC बैंक, बजाज होल्डिंग्स और पावर ग्रिड, तो ये उनके टॉप 10 हैं। अगर आप डिटेल में देखना है तो वीडियो पॉज करके देख लेना। कैनरा के हाँ, एक चीज़ और, पराग में वापस आ गया हूँ मैं। पराग की होल्डिंग कितनी है, 209 स्टॉक्स उसने ले रखे हैं, ठीक है। तो ह्यूज, हमने देखा था कि उसके टॉप 20 में अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेशन था, अराउंड 72% इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन उसके बाद जो है उसमें मतलब छोटे छोटे बहुत सारे उसने शेयर ले रखे हैं, इसका मतलब। तो आपको ये तरीका पसंद है तो आप इसके साथ जाएं।
फिर कैनरा में देखिए इसका मच लोअर 72 ही इसने स्टॉक्स ले रखे हैं। और टॉप 10 यहाँ आप देख लेना, इसको कंपेयर कर लेना पराग से। अब आपके अगर बाकी पैरामीटर से आप नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि आपको किसके साथ जाना चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे ये शेयर का लिस्ट देख लो टॉप 10 का। तो इनमें से जिसको आपको लगे कि नहीं यार मुझे इन वाले शेयर्स में या इन वाली कंपनीज में ज़्यादा कन्विक्शन है और कौन सा म्यूचुअल फंड जो है वो उसको होल्ड किए हुए, तो आप वहाँ जा सकते हैं। बट वो भी कोई परमानेंट नहीं रहता है, ये भी इसको चर्न करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो एज ऑफ टुडे जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। HDFC का देखते हैं। HDFC की और भी कम होल्डिंग्स है, सिर्फ 57, और उसमें उन्होंने फिर बता दिया ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हो HDFC बैंक अभी तक हमने देखा कि तीनों के टॉप 2-3 के अंदर था, ठीक है। और बाकी भी आप देख लो कि बैंकिंग में कौन ज़्यादा है और आपकी पसंद के हिसाब से, ठीक है। फिर फ्रैंकलिन में जाते हैं तो इसकी 55, तो बाकी सब 55, 60, 70 के आसपास थे। सिर्फ पराग ने 200 के ऊपर अपनी होल्डिंग रखी हुई थी। तो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू कि भाई वो, लेकिन पराग ने भी एक काम अच्छा किया था कि उसका मेजर स्टेक जो था वो टॉप 20 में ही था। बाकी तो बहुत छोटा छोटा उसने शायद कहीं बेट लिया होगा, ठीक है, कि कहीं कोई छोटी कंपनी ने अगर वाकई में मल्टी बैगर रिटर्न दे दिया तो हो सकता है वो उनको वहाँ एडवांटेज मिल जाए। और इन्होंने भी अपनी होल्डिंग देख लो, आप यहाँ पॉज करके देख लेना। बट मोटा मोटा 3-4 कंपनियाँ तो आपको कॉमन मिल ही जाएंगी, ठीक है। आगे एसेट एलोकेशन, नाउ दिस इज़ वेरी क्रिटिकल, ठीक है। अभी आपने फ्लेक्सी कैप क्यों लिया था? क्योंकि आप चाहते थे कि आप खुद डिसाइड ना करो कि मुझे लार्ज कैप में कितना चाहिए, मिड कैप में कितना चाहिए, स्मॉल में कितना चाहिए। जो मेरा मैनेजर है म्यूचुअल फंड का, वो डिसाइड करे बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन, किसका वैल्यूएशन कम है, ज़्यादा है एंड सो ऑन, वो डिसाइड करे। तो पराग भाई क्या कर रहे हैं? पराग जी यहाँ पे लार्ज कैप में 72.8%, मिड कैप में सिर्फ 2.23, स्मॉल कैप में भी 2.64, मतलब ऑलमोस्ट इन्होंने लार्ज कैप में ही ज़्यादातर डाला है। और बाकी जो परसेंट बचे हैं वो डेट में और अदर्स में डाला है, ठीक है। कैनरा का देखते हैं। अभी कैनरा ने भी लार्ज में सबसे ज़्यादा डाला है, लेकिन क्योंकि ये डेट में नहीं डालते हैं तो इन्होंने क्या कर दिया, वो डेट वाला पोर्शन इन्होंने डिवाइड कर दिया मिड और स्मॉल में, उसमें भी ज़्यादातर मिड में। तो ये कैनरा की स्ट्रैटेजी हो गई। HDFC क्या कर रहा है? HDFC ने लार्ज 73, यानी तीनों अभी तक जो हमने देखे लार्ज तीनों 72, 73 पे हैं, और इसने मिड और स्मॉल में 39। तो इन्होंने स्मॉल में अच्छा खासा किया है, लेकिन इन्होंने इक्विटी के अलावा अदर्स में भी कुछ कर रखा है, तो वहाँ उनका 12.34 मेजर स्टेक उधर भी है। फ्रैंकलिन में आ जाते हैं तो यहाँ लार्ज कैप को और बढ़ा दिया, ऑलमोस्ट 77%, और इनके पास अदर्स 5.4 है। उसके अलावा आप देखोगे मिड कैप में 10 और स्मॉल में 7। तो अब आप ये सारे देखने के बाद आप खुद देखो कि आपको किस में कंफर्टेबल लग रहा है, कौन सी कंपनी किस तरह कहाँ पे लगा रही है, वो आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है तो आप वहाँ जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जब आप डिटेल एनालिसिस करोगे ना, तो आपको लेते समय भी कॉन्फिडेंट आप फील करोगे, और उसको होल्ड करने में या जब वो गिरेगा तो उसको और ऐड करने में आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार नहीं, मैंने देखा था कि ये किस तरह का म्यूचुअल फंड है, ये किस तरह का एसेट एलोकेशन है, किस तरह की कंपनी है, टॉप 5 में कितना डालता है, टॉप 10 में कितना डालता है, पी रेशियोज़ इसके क्या चलते हैं। तो ये सब जब आपको पता चलेगा ना, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे जब आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करोगे। तो सिर्फ एक बार इनिशियल स्टडी करना है, उसके बाद आप अपना SIP या लमसम जो आप करते हैं वो करें, और उसके बाद हर 6 महीने में एक बार जाके वापस देख लें। अगर आपको लगे कि जिन रीज़न्स की वजह से आपने इनको लिया था वो रीज़न्स अब बदलते जा रहे हैं, तो आप स्विच कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।